हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूपीएससी 101 वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड। कैसे हो दोस्तों, जल्दी बता दो फटाफट से। सब बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? चलिए दोस्तों, लाइव स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। और ये क्लास है दोस्तों मंथली करंट अफेयर सीरीज़ की। और मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में यार आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर की। किसके बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर महीने के करंट अफेयर। और बात करेंगे सिर्फ पॉलिटी के करंट अफेयर की, कि पॉलिटी से रिलेटेड वो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी नवंबर के महीने में जो हमें पढ़नी ज़रूरी है। अगला जो सेशन हम करने वाले हैं दोस्तों वो हम आईआर के ऊपर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर करेंगे। ठीक है, सो ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो मंथली करंट अफेयर का नवंबर एडिशन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर में। लेट स्टार्ट। आपको पता है दोस्तों अपने 4 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं दोस्तों, चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योग्राफी 101, मैप्स 101 और एनसीईआरटी 101। ये चारों चैनल को फटाफट जाइए अभी के अभी और इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप मेरी लाइव क्लासेस देख सको। मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ यहाँ पे जुड़ना है। मैप्स 101 जिसको हमने बदल के इसका नाम कर दिया था हमने यूपीएससी 101। तो आप सभी लोगों से, आप सभी बच्चों से, छात्रों से निवेदन है कि फटाफट जाएं और यूपीएससी 101 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी लाइव क्लास देख सकें। अगर आपको मेरे से ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप ज्योग्राफी 101 पे जा सकते हैं, यहाँ पे मेरा ज्योग्राफी का कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है किसी भी क्लास की तो हमारा ये चैनल है, आप इस चैनल पे जाके किसी भी क्लास की एनसीईआरटी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ अनअकैडमी के ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जुड़ के मेरे साथ क्विज कर सकते हैं, आप यहाँ पर जुड़ के मेरे साथ स्पेशल क्लास कर सकते हैं, आप यहाँ पर जुड़कर मेरे साथ प्लस कोर्स कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ प्लस कोर्स करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप मेरा कोड यूज़ करें दोस्तों। मेरा कोड क्या है? सुमित10। ठीक है, मेरा कोड क्या है? सुमित10। ठीक है, इस कोड का आप यूज़ करोगे, इस कोड को यूज़ करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। बट याद रखना ये आज ही है, 10% का डिस्काउंट आज ही है। इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो विल ओनली गेट 5% डिस्काउंट। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों? 5% का। ठीक है, तो सुमित10 कोड यूज़ करेंगे। फ़ायदा क्या होगा? पहला तो डिस्काउंट जो सब में मिलता है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है? देखो, जब आप ये कोड यूज़ करोगे ना तो आपको गाइडेंस मैं खुद दूंगा। ठीक है, आपको इस पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। देखो, पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है पॉलिटी का। और वो टॉपिक कौन सा? ये फर्स्ट टॉपिक है। अब ये उस सीक्वेंस में 22वां टॉपिक था। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा राइट टू रिकॉल। देखो, हरियाणा सरकार ने कुछ कानून पास किए हैं और उन कानून को नाम दिया गया राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर में, जैसे हम भारत में हैं, हम भारत एक लोकतांत्रिक देश का हम निवासी हैं, तो अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि एक बार जिन लोगों को आप चुन के, जिन लोगों का आपने इलेक्ट करके, आपने चुनावी निर्वाचित करके आपने भेज दिया, कहाँ पर दोस्तों? कहीं पर भी चुनाव चुन के आपने भेज दिया, तो आपके पास अधिकार है कि उनकी टर्म, उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आप उनको दोबारा बुला सकते हो, मतलब आप उनको हटा सकते हो। इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। ठीक है भाई, कोई भी पद होता है उसका एक कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। लेकिन राइट टू रिकॉल के अंदर में लोगों के पास में ये अधिकार आ जाता है कि जैसे ही ये अधिकार आ जाता है कि अगर वो व्यक्ति जिसको आपने चुन के भेजा है, अगर जो पर्पस के लिए आपने उसको चुना था, वो एक्सपेक्टेशन अगर वो पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें अगर वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, कमज़ोर रह रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो आप राइट टू रिकॉल के तहत उसको वापस बुला सकते हो, मतलब उसको उस पद से हटा सकते हो। तो हरियाणा सरकार ने अभी हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 जो है वो पास किया है स्टेट असेंबली के अंदर में। जिसका उद्देश्य क्या है? कि ये चाहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो इलेक्टर लोग हैं, जो पंचायत के अंदर में जिन लोगों को चुना जाता है उनके अंदर में इलेक्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़े, जवाबदेही जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, सो हरियाणा की पंचायती राज में दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्य विधानसभा में पारित हुआ है। और इस संशोधन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मतदाताओं के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाना, ये इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य रहा है। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हरियाणा असेंबली पास्ड अ बिल विच प्रोवाइड द राइट टू रिकॉल मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू दोज हु इलेक्ट देम एंड गिव्स 50% वुमेन रिजर्वेशन। तो अभी हरियाणा के अंदर ये बिल पास किया गया है। पहला बिल क्या है कि भाई 50% हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, किसको? वेमेन्स को, महिलाओं को।
है ना। हम चाहते हैं कि 50% विमेन की रिजर्वेशन रहे, महिलाओं को रिजर्वेशन रहे, पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरा हमने एक रखा है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति को आपने चुन के भेज दिया लेकिन वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, तो आप उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही कहोगे क्या, कभी आजा मुन्ना वापिस आजा, तेरे बस की नहीं है, उसको राइट टू रिकॉल कर लो, मतलब बुला लो उसको, उस पद से हटा दो। और पद से हटाने के लिए एक डेजिग्नेट प्रोसेस है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। द बिल अलाउज द एंड रिकॉल ऑफ विलेज सरपंच एंड मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल पंचायत समितिज, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इफ दे फेल टू परफॉर्म। देखो इस बिल के अंदर में क्या है, इस बिल के अंदर में ये अधिकार दिया है, इस बिल के अंदर में प्रावधान दिया गया है कि मान के चलो यदि ब्लॉक लेवल का जो सरपंच है या जिला लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जिला परिषद है या पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है, मान के चलो परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको अपॉइंट किया था, लेकिन ये भाई साहब जो है ये काम ही नहीं कर रहे, ये काम ही नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो अगर ये अपना काम करने में फेल हो रहे हैं, अपना काम परफॉर्म करने में, तो आप इनको हटा सकते हो, ठीक है। आप इनको क्या कर सकते हो दोस्तों, हटा सकते हो, ये आपके हाथ में अधिकार होता है। व्हाट आर द की हाइलाइट्स टू द बिल, इस बिल की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखो पहला है राइट टू रिकॉल, जैसा मैंने आपको बताया भैया, राइट टू रिकॉल का मतलब ही क्या है। देखो राइट टू रिकॉल का मतलब यही है कि एक विधेयक है, आपने एक विधायक है, कोई भी सरपंच है, आपने चुन दिया 5 साल के लिए, लेकिन यार काम ही ना कर रहा हो 5 साल में, पर चुन तो दिया आपने लेकिन काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या कहोगे आप, मुन्ना वापिस आ जा, तेरे को वापिस बुला सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अपने पद से हटा सकते हो, 5 साल पूरे होने से पहले ही उसको फेंक सकते हो आप हटा के। इसके लिए एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर क्या है कि भैया जिस वार्ड में या जिस ग्राम सभा का वो सरपंच है या मेंबर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस ग्राम सभा के 50% लोग जो है रिटर्न के अंदर, मतलब आधे लोग रिटर्न के अंदर में ये कहेंगे कि भैया हम इससे सहमत नहीं है और हम इसको हटाना चाहते हैं। जब ये बात हो जाएगी, जब इस बात को एडमिट कर लिया जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 2/3 बहुमत मिल गया तो सरपंच क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या जो भी जिस भी व्यक्ति के खिलाफ हम चला रहे हैं मेंबर के प्रति, वो हट जाएगा। आप समझ पा रहे हो भाई, ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा में पता ना कौन होते हैं, मैंने बताया हुआ है पॉलिटी के अंदर, ग्राम सभा के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं भाई, उस इलाके के अंदर, उस गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना, जो 18 साल से बड़े हैं और इनका खुद का वोटिंग कार्ड बना हुआ है, वो ग्राम सभा के अंदर आते हैं। तो ग्राम सभा के जितने भी लोग होते हैं जो 18 साल से बड़े होते हैं, तो ग्राम सभा के लोग जो होते हैं दोस्तों, वो जाएंगे और वो जाके बोलेंगे, कहाँ पर बोलेंगे जाके बताओ, ठीक है, वो जाके बोलेंगे भैया हमें नहीं करना, हमें इसको हटाना है, ठीक है। तो ये 2/3 लोग जब ये बोल देंगे ना, सॉरी 50% लोग, तो फिर इसके खिलाफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस मोशन में अगर 2/3 वोट मिल गया, उसको दे दिया गया, तो आप ये मान के चलो वो अपने पद से हट जाएगा। इसको हम बोलते हैं राइट टू रिकॉल, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, दिस विल फॉलोड बाय द सीक्रेट बैलेट इन विच देयर रिकॉल विल रिक्वायर 2/3 वोटिंग, ये मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात हुई है, द बिल गिव्स द वुमेन्स 50% रिजर्वेशन इन दीज रूरल बॉडीज। इन रूरल बॉडीज के अंदर में अगर आप वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करोगे तो 50% आपकी महिलाओं को क्या रहेगा, रिजर्वेशन जो है यहाँ पर वो दिया जाएगा। ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैं करता हूं तो इट विल प्रोवाइड फॉर 8% रिजर्वेशन टू द मोर डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। देखो ओबीसी आरक्षण की भी बात की गई है कि 8% आरक्षण जो है ना, वो किसको दिया जाएगा दोस्तों, जो मोर बैकवर्ड क्लास है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उसको वो 8% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद एडिशनल फैक्ट्स की बात हुई है, राइट टू रिकॉल अगर मैं बात करें तो एक प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताया ऑफिशियल टर्म पूरी होने से पहले आप उस व्यक्ति को हटा दो, राइट टू रिकॉल। तो बस याद रखना कि भैया राइट टू रिकॉल टाइप का कोई कानून जो है वो हरियाणा के अंदर पंचायत के केस में पास किया गया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, मोदी साहब इसके बड़े एक्टिव सपोर्टर हैं। तो मोदी साहब को इलेक्शन बड़े टाइम टू टाइम पे चाहिए, कहते हैं कि टाइम से इलेक्शन कराओ। इलेक्शन देश में अगर नेता समय पे नहीं चुना गया तो पूरा देश का भविष्य खराब हो सकता है। देश के अंदर में सरकारी नौकरियां ना हो, पद खाली चलते रहे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं वो वैकेंट रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम भी भक्त बन गए हैं, बिल्कुल वास्तव में बात सच है, ठीक है। मैं खुद भी मोदी का समर्थक रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन यार ये जो हमारी समर्थकता है ये कहीं ना कहीं अंधभक्ति की ओर जा रही है, ये बात सच है यार, ये सच्ची बात है, समझ रहे हो। हम मान रहे हैं कि शोषण हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम सहन करने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। भर्तियां नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होती हैं वो वैकेंट रहती हैं, लेकिन चुनाव पर्याप्त टाइम पे होना चाहिए, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव क्योंकि इनका है ना भाई, अभी ये सरकारी नौकरी थोड़ी ना इनको वेट करना पड़े, चुनाव इनका है तो ये चुनाव इनका समय पे होना चाहिए। तो
मोदी साहब कह रहे हैं कि एक देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, जब चुनाव आते हैं ना, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पे आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता के अंदर में कोई भी आप नया काम शुरू नहीं कर सकते। मान लो किसी राज्य के अंदर, सपोज करते हैं कोई एक्स राज्य है, यार मैं मान के चलता हूँ अभी वेस्ट बंगाल ही है, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो मान के चलते हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग गई ना, तो कोई भी आप इसके अंदर नया प्रोग्राम या स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें नई स्कीम नहीं चला सकते, आपको थोड़े दिन चुपचाप रहना पड़ेगा। अब आप नई स्कीम लेके नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब जब तक चुनाव चलेगा, जब तक डेवलपमेंट वर्क क्या रहेगा, बंद रहेगा। एक बात समझ रहे हैं आप। दूसरी बात क्या है, अब इलेक्शन रहेगा पश्चिम बंगाल में, मोदी जी काम छोड़ के वहां रैलियां करते फिरेंगे, अमित शाह जो है गृह मंत्री है वो काम छोड़ के रैलियां करते रहेंगे। मतलब इलेक्शन के चक्कर में बहुत सारा काम जो होगा डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो वहां से छोड़ छोड़ के वहां पे जाएंगे कि जो है चुनाव सही चल रहा हो, ऐसा ना। तो इससे कह रहा है कि बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारा डेवलपमेंटल वर्क जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक ही टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव हो उसी समय पे राज्य के अंदर में विधानसभाओं का चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब लोकसभा का और राज्य के अंदर जो स्टेट असेंबली होती हैं उनका चुनाव एक ही टाइम पे करा दो, खत्म करो, पूरा देश एक ही दिन चुनाव कर ले, सारे चुनाव का जो झंझट है वो एक दिन खत्म हो जाए। ऐसा मोदी साहब जो है वो प्रपोज कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक साथ साइमल्टेनियस पोल कराना पड़ेगा। मतलब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या अलग अलग राज्यों के अंदर में जो विधानसभा होती है उनका चुनाव हो, उनको हमें एक दिन करना पड़ेगा। और उस एक दिन के लिए हमें बहुत सारे जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, है ना। अब इसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी कुछ बुरी बातें भी हैं, ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये वही बात है, ठीक है, ये वही बात है, सेम बात है, ठीक है, आप पढ़ोगे पूरी बात सेम है। अब देखो एडवांटेज क्या बताई जा रही, कह रहे इसके लाभ क्या होंगे। कह रहे हैं देखो मनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है, पैसा जो है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो कम हो जाएगा। पूरे देश के अंदर एक ही दिन चुनाव होना है, तो जो खर्चा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कहने कि 1951 के अंदर में जब एक ही बार इलेक्शन हुआ था राज्यों के अंदर और लोकसभा का, तो कह रहे हैं उस समय पे 53 पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था और उस टाइम पे खर्चा सिर्फ 11 करोड़ आया था। कह रहे हैं कि अब 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ है उसमें 610 पार्टियों ने भाग लिया था, लेकिन खर्चा कितना हुआ है, 60,000 करोड़ का हुआ है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन एक बात भी तो सोचो यार, वो टाइम 1951 का था उस समय 1 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। उस समय का 1 रुपया आज 1000 का नोट भी उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो उस समय का 11 करोड़ मेरे हिसाब से 60,000 करोड़ बराबर से ही है। तो ये आपको नंबर तो बड़ा दिखा देते हैं कितना होगा, लेकिन ये नहीं दिखाते उस समय 11 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 53 है यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टी उसकी लगभग अगर मैं बात करूँ 10 गुना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे, जो खर्चा भी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है ना। इसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है भाई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकती है। भाई जब अगर एक बार में इलेक्शन होगा तो एक बार में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो फिर बार बार आचार संहिता, ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लग गई तो भाई अब नया प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर सकते, तो वो वाली दिक्कत नहीं होगी। तो डेवलपमेंटल काम जो है वो बाधित नहीं होंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो फोकस कर पाएगी यार शासन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अब मोदी जी भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर भाग लेंगे असम के अंदर भाग रहे हैं, ठीक है, फिर कल को भागेंगे राजस्थान के अंदर, परसों कहीं, ऐसे चलता, वो नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है इट विल बी एबल टू फोकस ऑन द लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस रादर देन हैविंग टू बी कैंपेन मोड फॉर एवर। अभी क्या रहा है भाई, अब चुनाव का मोड रहता है, कभी किसी राज्य में चुनाव, कभी किसी राज्य में, तो कैंपेन मोड ऑन रहता है, ठीक है। कह रहे हैं एंटायर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका सिक्योरिटी मशीनरीज विल बी बिजी। देखो चुनाव जब होता है तो सोच के देखो आप कितना, जो राज्य के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं या जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं वो सब के सब बिजी होते हैं किसके अंदर में दोस्तों, आपका दे ऑल आर बिजी टू कंडक्ट द इलेक्शन कंडक्ट करने में बिजी रहते हैं। लार्ज नंबर जो टीचर्स होते हैं आपको पता है इलेक्शन कौन कराता है, सरकारी स्कूलों में होता है, और टीचर जो होते हैं इसके अंदर में उनकी ड्यूटी लगती है। तो सोचो उस समय पे जब ये इलेक्शन होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तो कितने सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। तो भाई
एजुकेशन को भी दिक्कत होती है, तो वो भी एक बड़ा नुकसान है ना, तो उसको भी रोकना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो चैलेंजेस कुछ बताए इसके अंदर में, कह रहे हैं मैसिव एक्सपेंडिचर होता है साथ साथ में जब बार बार अलग अलग टाइम पे चुनाव होता है तो पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता, और उस समय पे आचार संहिता जब लागू हो जाती है देश के में, तो उसके तहत में आप कोई भी नई नीति लागू ही नहीं कर सकते। जो इसेंशियल सर्विस है, महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उनका वितरण जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। जो मैन पावर है हमारी, मैंने बताया ना, जैसे टीचर जो है वो इलेक्शन में जुट जाएंगे तो पढ़ाई कौन कराएगा, तो मैन पावर जो है उस पर बर्डन पड़ता है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, जो छोटी पार्टी है उनके ऊपर खर्च प्रेशर पड़ता है, ठीक है। एक 10 बार चुनाव होता है, 10 पॉलिटिकल पार्टी पे आपका जो है दबाव पड़ता है कि 10 बार क्या करो दोस्तों, खर्चा करो। देखो पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा दिख रहा है मोदी साहब को, ये नहीं दिख रहा है एक छात्र जो है जिसका रिजल्ट आया नहीं है बेचारे का, और वो बार बार फॉर्म भर रहा है, तो उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, वो फीस उसको दिख नहीं रही, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टी को खर्चा दिख रहा है उसको, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना अपनी सीट किसको खट्टी लगती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, लेकिन देखो इसके खिलाफ में भी, ठीक है हम एक बार चुनाव करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन एक बार चुनाव करेंगे तो दिक्कत क्या होगी वो भी तो देख लो, ठीक है, दिक्कत भी तो देख लो। देखो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों, हो सकता है इलेक्शन कमीशन का खर्चा कम हो जाए, इलेक्शन कमीशन को एक बार चुनाव करना है तो हो सकता है उसका खर्चा कम हो जाए, लेकिन यार इलेक्शन कमीशन के अलावा मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि इनका भी खर्चा कम हो। देखो अब ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंड को ये पूरे महीने के अंदर में, पूरे साल के अंदर में खर्च करते हैं, फिर ये भाई साहब पता है क्या करेंगे, ये फिर ऐसा करेंगे कि जितना भी पैसा इनके पास आया वो एक बार में उड़ेल देंगे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो फंडिंग है वो एक साथ कर देगी, सारी की सारी, सारा का सारा फंड जो है एक बार में वो स्पेंड कर देगी, ठीक है। तो हो सकता है खर्चा और बढ़ जाए। रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन, देखो इसमें सिर्फ लोग, जब चुनाव होगा ना तो लोकसभा में जो पार्टी होगी ना, जो सेंटर में पार्टी होगी, उसी के चुनाव के मुद्दे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो राज्य के मुद्दे देखे जाते हैं, लेकिन जब केंद्र के साथ में इसके राज्यों के चुनाव होने लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राज्यों के चुनाव ही जो होंगे वही आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फिर ये मान के चलो आपकी स्टेट का जो चुनाव है दोस्तों, वो कहीं पर भी अगर मैं बात करूं तो उसका तो कोई रोल ही नहीं बचेगा। स्टेट के चुनाव की तो कोई महत्वपूर्ण जो आपकी स्टेट के चुनाव की जो भी आपकी जो तो इससे होगा क्या दोस्तों, इसे जो स्टेट के अंदर में जो आपकी जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो लगभग कॉर्नर पे चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंस है वो किसको दी जाएगी, आपका जो केंद्र के चुनाव है उन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना फेडरलिज्म का, संघवाद, भाई राज्य के मुद्दे तो पीछे आ गए ना, तो राज्य के मुद्दों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी एक मुद्दा है। आगे कह रहा है कि जो आर्टिकल 83(2) है और आर्टिकल नंबर 172 जो है उसका भी वायलेशन होगा। क्यों? देखो आर्टिकल 83(2) और 172 ये कहता है, आर्टिकल 83(2) कहता है कि जो संसद है ना, लोकसभा का कार्यकाल होगा 5 साल, ये कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 साल, ठीक है। या तो 5 साल वो पूरा करेंगे या आप उसको पहले डिसॉल्व कर दो ही केस होंगे। लेकिन सोच के देखो यार, अगर चुनाव 5 साल के अंदर होंगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों का एक बार चुनाव होगा, तो होगा क्या इसमें, तो फिर आप लोकसभा को पहले डिसॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब किसी का बहुमत हो ना हो 5 साल तो उसको झेलना पड़ेगा, 5 साल तक वो सरकार नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, बड़े सरदर्दी है, ठीक है। तो आर्टिकल 82(2) और 172 जो है इसका उल्लंघन होता है। ये कहते हैं कि राज्य की सरकार 5 साल तक रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। साइमल्टेनियस इलेक्शन इग्नोर दिस फेज एज इट कुड बी नो अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व द लोकसभा और द स्टेट असेंबली। आप स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर ना तो लोक विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर डिसॉल्व कर दिया तो चुनाव कराना पड़ेगा। आप चुनाव अकेले हो नहीं सकते, क्योंकि हमने तो पूरे देश में एक बार चुनाव कराना है, ठीक है।
साथ साथ में हमने बोल दिया कि जो लोकसभा के साथ साथ जो राज्य असेंबली उनका एक साथ होगा, ठीक है। साथ साथ में जो नॉन कॉर्पोरेशन जो आपका, अरे एक वो मोशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एनसीए मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी कहीं पे कोई वजूद ही नहीं बचेगा भैया। जो चुनाव हो गया ना एक बार, अब तो दोबारा चुनाव 5 साल में ही होगा, क्योंकि पूरे देश में एक बार चुनाव होगा। तो अब तुम किसी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ, कुछ भी लाओ, एक बार जो सरकार आ गई मतलब वो 5 साल तक पद पे रहेगी ही रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो समझ रहे हो आप क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो फिर ये पब्लिक को जूते की नोक पे रखेंगे, समझेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। अब एक बार आ गए तो अब तो 5 साल रहेंगे, तो मनमानी चलेगी, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। कीप द गवर्नमेंट ऑन द टोज। इलेक्शंस आर अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। साइमल्टेनियस इलेक्शन विद फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द 5 ईयर कल्टिवेट पीपल्स राइट टू एक्सप्रेस देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके साथ में इग्नोर होगी इससे डाइवर्सिटी। मैंने क्या बोला, अब यहां पर केवल और केवल केंद्र के मुद्दे ऊपर रहेंगे, क्योंकि केंद्र के साथ चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के मुद्दे इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्य के जो स्टेट के मुद्दे हैं ना वो पीछे चले जाएंगे। अब भारत के अंदर में इतने टाइप के लोग रहते हैं दोस्तों, सोचो इतनी सारी डेमोक्रेसी, इतनी सारी डाइवर्सिटी, भारत में इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वो सारे लोगों का जो मुद्दा है वो फिर कहाँ जाएगा, तो वो बैक बर्नर पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको कंप्लीट इग्नोरेंस मिलेगी। मतलब डाइवर्सिटी, देश में जो विविधता है उसको समान जो है लाभ इस बात का नहीं मिल पाएगा। लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी होंगे, एक साथ इतने चुनाव कराओगे तो आपको इसके लिए चीज़ें भी तो ज़्यादा चाहिए होंगी ना, सुरक्षा बल ज़्यादा चाहेंगे, सुरक्षा कर्मी ज़्यादा चाहेंगे, मशीनें ज़्यादा चाहिएंगी, ठीक है, जगह ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हो। तो लॉजिस्टिक चैलेंज जो होगा वो भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। यार पीछे आपने देखा होगा प्रशांत भूषण ने और जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी साहब, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदर की अवहेलना की थी, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। तो इससे बेसिकली अब मुद्दा ये दो केसेस के अंदर में उठा है, ठीक है। एक तो जगनमोहन रेड्डी साहब के केस में और एक प्रशांत भूषण के केस में। अब ये किसके केस में उठा, किसने क्या कहा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का निरादर। सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी भारत के अन्य कोर्ट का जब निरादर होता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हमें पढ़ना है। कंटेम्प्ट पावर जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, देखो कोर्ट के पास में अपने आदेश को मनवाने के लिए, कि कोई उसके आदेश की, ऐसे तो कोर्ट के आदेश को कोई ना माने, तो कोर्ट के पास में अगर ऐसा कोई करता है, कोई उसके आदेश को नहीं मानता, विलफुल डिसओबीडियंस करता है, कि विलफुली अपनी इच्छा से कोई जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कोर्ट की अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, किसी भी कोर्ट के डिसीजन को अगर आप नहीं मान रहे, विलफुली अगर आप उसमें डिसओबीडियंस कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या है, कार्रवाई की जा सकती है, आपके ऊपर कोर्ट का निरादर का जो है जो प्रोसेस है वो चलाई जा सकती है। साथ ही साथ में मान के चलो आपने ऐसा काम किया कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करने का काम किया है, आपने कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में, जो जस्टिस डिलीवरी प्रक्रिया उसके बारे में आपने मीडिया में जाके बुला भरा कहा है, आपने उसको उसकी अपमान करने की कोशिश की है, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है मामला चल सकता है। द कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड टू पनिश विलफुल डिसओबीडियंस। जो विलफुल डिसओबीडियंस करते हैं, जान पूछ के कोर्ट के आदर की अवहेलना करते हैं, ठीक है, जो सिविल ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करते हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं, जजों को धमकाते हैं, उनसे जो है इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बचाने के लिए कंटेम्प्ट पावर का होना आवश्यक है। The reason why the concept of contempt exists is to insulate the institution from unfair criticism and prevent a fall in the judiciary reputation in the public eye. जिस प्रकार से अब होता है, देखो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, एक उस पर आरोप लगाती है, एक उस पर आरोप लगाती है, ऊपर से फिर जब मीडिया इसी बात को चलाती है, ठीक है, मीडिया इस बात को ऐसे ही दिखाने लगती है, तो हमारी जो है ओपिनियन बनने लगती है। अब सोचो ऐसे ही अगर जुडिशरी के बारे में भी होने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होने लग जाए, तो कोई कुछ बोले कोर्ट के बारे में, कोई कुछ बोले, फिर मीडिया भी कोई कुछ दिखाए, कुछ दिखाए, हमारे दिमाग में भी वहम बन जाए यार कोर्ट भी बेकार हो गया, अब तो कोर्ट में भी घपला होने लगे वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है, पब्लिक आई के अंदर में जो रेपुटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। उस रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कोर्ट के पास में वो कदम, वो जो उपाय हैं वो होने चाहिए जिससे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्या कर सके, रोक सके, ठीक है। ये हिंदी में है। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, होता क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब देखो कई बच्चों ने मेरे से पूछा था ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, देखो आर्टिकल नंबर जो 129 है ना,
उसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 है, पता नहीं 130 है, मेरे याद नहीं आ रहा, इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और उसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है, और वो क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट, कि अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ना, वो आर्टिकल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। उस अनुच्छेद को लागू करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ा। उस कानून का नाम क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो इसकी धारा होगी, उसमें आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल होता है, इसमें धारा होती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन आइदर बी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला होता है कंटेम्प्ट, जो होता है मतलब अवमानना, उसको हम सिविल अवमानना कहते हैं। मतलब ठीक है, जानबूझ के नहीं किया, वैसा ही मतलब भाई पता नहीं था इसको, होगी गलती। क्रिमिनल का मतलब है जानबूझ के किया इसने, तो ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट। कि सिविल डिसोबीडियंस कब कहलाएगा दोस्तों, ये तब कहलाएगा जब आपने जानबूझ के कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवहेलना की है, उसको नहीं माना, कोर्ट की किसी डायरेक्शन को नहीं माना, किसी ऑर्डर को नहीं माना, किसी लेख को नहीं माना, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें। विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है दोस्तों, आपने कुछ ऐसा छाप दिया अखबार में, ठीक है, वीडियो कोई आपने ऐसी बना दी, आपने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसे साइन इस्तेमाल कर लिए जो कोर्ट के लिए निरादर है। कोर्ट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाते हैं। तो भैया इसका मतलब वो क्या है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट आपने पढ़ा, ये क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान देना है। स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज, आप किसी भी प्रकार के कोर्ट को स्कैंडलाइज करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कोर्ट ने घोटाला कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से आप कोर्ट को नीचा दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आप पे क्रिमिनल जो है कंटेम्प्ट चलेगा। प्रीजुडिस और इंटरफेयर और द टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसेस। कोर्ट अपना फैसला दे रहा है, कोर्ट अपनी प्रक्रिया चला रहा है, कोर्ट के अंदर कोई मामला है, लेकिन अगर आप जानबूझकर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आप कोर्ट के जस्टिस डिलीवरी में हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं, आप जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में क्या कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो चलता है। इंटरफेरेंस और टेंड टू इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट और टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, आप किसी भी प्रकार से जस्टिस डिलीवरी के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। वाई कोर्ट नीड कंटेम्प्ट पावर। अब देखो यार, कोर्ट को ऐसी पावर की जरूरत क्यों बढ़ती है, पहली बार टू एंश्योर देयर ऑर्डर आर इंप्लीमेंटेड। देखो पहला तो ये, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोई मानेगा पता नहीं, कोई नहीं मानेगा, तो ऐसा ना हो, सब कोर्ट के ऑर्डर को माने। इसीलिए कोर्ट को आवश्यकता है कि उसको अपने ऑर्डर को अगर इंप्लीमेंट कराना है ना, तो उसको आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है, कि उसको कंटेम्प्ट पावर उसके पास हो। दूसरा कह रहा है टू सस्टेन द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। अगर आपको जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट नेचर है, अगर आपको उसको बचा के रखना है, ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। वाइल द जुडिशरी इश्यूज द ऑर्डर, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट पार्टी। देखो होता क्या है, जुडिशरी तो सिर्फ ऑर्डर इशू कर देती है, और इंप्लीमेंट कौन करता है, तो सरकार करती है, प्राइवेट पार्टी करती है। इफ द कोर्ट आर अनेबल टू एनफोर्स देयर ऑर्डर, लेकिन अगर कोर्ट में वो क्षमता नहीं कि अपने ऑर्डर पे वो एनफोर्स कर सके, ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो रूल ऑफ लॉ है वो काम नहीं कर पाएगा। यार आप समझो मेरी बात को, अगर कोर्ट के पास में वो अधिकार ही नहीं है कि अपने ऑर्डर को ही वो इंप्लीमेंट कर पाए, अपने ऑर्डर को ही वो लागू कर पाए, अपने ऑर्डर को वो फोर्स कर पाए, तो फिर आप समझ रहे हो ना क्या होगा। ऐसे में कोर्ट के आदेश की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इशू विद द कंटेम्प्ट लॉ, आर्टिकल 19 जो है 1 ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन, वाइल कंटेम्प्ट प्रोविजन कर्व द पीपल फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट द कोर्ट फंक्शनिंग। आपको मैं मानता हूँ आपके पास में राइट टू फ्री स्पीच है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये मान के चलो अगर आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल नंबर 129 या पता नहीं यार, आई डोंट नो कोर्ट, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, काफ़ी टाइम हो गया मुझे देखे, तो मेरे को याद नहीं आर्टिकल 129 में है या आर्टिकल 130 में है, जिसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उसी के तहत में अगर आप कोई कोर्ट की अवमानना करता है, अवहेलना करता है, कोर्ट के डिसीजन का अपमान करता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ में क्या करता है, कार्रवाई करता है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 9(1) जो है वो आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो ये कंटेम्प्ट प्रोविजन है ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या करता है दोस्तों, उसको कर्ब करता है, ठीक है। चलिए आप में से बताएगा कौन सा, आर्टिकल 129 है ना, हाँ ठीक है,
सो आर्टिकल नंबर 129 130 अबाउट मेरे ख्याल में सीट के ऊपर है, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। अब मैं पॉलिटी शुरू करूँगा कुछ समय के बाद में तो आपको बताऊँगा, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये देखो झारखंड के अंदर में एक सारना कोड है, इसके बारे में बात हो रही है। देखो ये क्या होता है, मैं सिंपल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। जब सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस का मतलब क्या है, जब जनगणना होती है। जब जनगणना होती है तो आपसे पूछा जाता है भाई कौन हो, ठीक है, किसके बेटे हो, किसके भाई हो, ठीक है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, कौन से कास्ट, ये सब पूछी जाती है। तो वहाँ पे जब धर्म पूछा जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये होता है ना, यही तो होता है ना। लेकिन झारखंड में एक अलग से धर्म और भी चलता है जिसको हम सारना धर्म कहते हैं, सारना कोड कहते हैं। जैसे हिंदू कोड है ना, हिंदू, ऐसे एक और भी कोड है सारना। ये जो सारना कोड वाले हैं ना, ये लोग नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। नेचर की क्या करते हैं दोस्तों, ये वर्शिप करते हैं, ठीक है। ये पेड़ पौधों, रिवर, ठीक है, पहाड़ों, इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। इनका ये काम है। तो झारखंड का जो सारना कोड है, ठीक है, ये उसी के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि झारखंड गवर्नमेंट ने अभी एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया था ताकि यार वो एक रेजोल्यूशन पास कर सके कि जो अभी सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाली है 2021 में, उसके अंदर में एक हिंदू, मुस्लिम, इनके अलावा एक सारना कोड भी रखा जाए ताकि इन लोगों को भी पहचान मिल सके। 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसमें 50 लाख लोगों ने अपना अपना कोड जो है वो सारना कोड डाला था, जबकि सारना कोड था भी नहीं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने डाला था। तो इनकी बात इस बार ये चाहते हैं कि इनको लोगों को भी पहचान मिल सके, ठीक है, ये लोग भी लेफ्ट आउट फील ना करें, ट्राइबल लोग हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि सेंसस जो होगा 2021 के अंदर में, तो उसके अंदर में भी सारना कोड, एक अलग से कोड इंप्लीमेंट किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल सेशन भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अब सारना कोड क्या है, सारना रिलीजन है क्या दोस्तों, ये वो लोग हैं जो नेचर को फॉलो करते हैं, नेचर के अंदर बिलीव करते हैं, जो मानते हैं जल, जंगल और जमीन के अंदर, ठीक है, इनका फेथ होता है। ये नेचर को फॉलो करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ियों की पूजा करते हैं, और पेड़ पौधों को, जंगलों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छी बात है ना। देखो झारखंड में कुल मिलाकर 32 ट्राइबल ग्रुप है, इनमें से 8 जो है वो पीवीटीजी से, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 8 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। वाइल मैनी फॉलो हिंदू रिलीजन, सम हैव कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी। देखो ज़्यादातर ये जो 32 ट्राइबल ग्रुप है ना, ये किस में आते हैं आपका दोस्तों, हिंदू रिलीजन में आते हैं। बट ज़्यादातर लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, क्रिश्चियनिटी में। क्यों बताओ, क्रिश्चियनिटी के अंदर में आपका बेनिफिट मिलता है ना माइनॉरिटी वाला, तो एक तो माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा ट्राइबल है तो एसटी वाला बेनिफिट मिलेगा, दो बेनिफिट मिलेंगे इनको, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अंदर में क्या कर लिया दोस्तों, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द प्लैंक ऑफ द डिमांडिंग सेपरेट कोड टू सेव रिलीजियस आइडेंटिटी। और यही बोला गया है ताकि ये कहते हैं कि अपनी, या तो ये लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे, या ये चाहते हैं कि अब इनको एक अलग से सारना कोड जो है वो लागू कर दिया जाए। ये सारना धर्म को मानते हैं तो रिलीजियस आइडेंटिटी इनकी बची रह जाएगी, हैं। यह माना गया कि 50 लाख जो ट्राइबल लोग हैं पूरे देश के अंदर में, वो सारना धर्म को फॉलो करते हैं। और इन्होंने 2011 के सेंसस में सारना धर्म के बारे में कहा भी है कि हम सारना धर्म को मानते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम इनको नहीं मानते, वी बिलीव इन द सारना कोड। बल्कि सारना कोड तो था भी नहीं, 50 लाख लोग ऐसे थे उस समय जिन्होंने मांग की थी। इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो कन्वर्जन ना हो, ये लोग कन्वर्ट ना हो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो, इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेफ रहे। और इतने ज़्यादा लोग हैं भैया, इनको रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कोड की मांग हो रही है कि 2021 के अंदर में जो आपका सेंसस होगा उसमें आप एक अलग से धर्म की यहाँ पे कोड, एक अलग से धर्म का कोड होना चाहिए जिसका नाम है सारना कोड। तो ये कह रहे हैं सारना कोड आपका इस बार होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अराउंड भी पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है, अब पॉलिटिक्स से अपने कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा आपको ये याद रखना है यूपीएससी के लिए कि सारना कोड क्या है, ठीक है, बस दैट्स इट, ठीक है, याद रहेगा सारना कोड क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आपको बस यही याद रखना है, दैट्स इट। बाकी आपको बाकी चीज़ें याद नहीं, इसके अलावा पॉलिटिक्स और चाहे कुछ भी हो अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी प्रोसेस को आसान करना है। सिर्फ इतना याद रखना है सही आपको कि सारना कोड क्या है, न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए।
ये वो लोग हैं जो एक अलग धर्म को मानते हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। इनका मानना है कि एक ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें नेचर की पूजा होती है, पेड़ पौधों की, ठीक है, पहाड़ियों की, पर्वतों की। और ये क्या करते हैं, नेचर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों की, पहाड़ियों की क्या करते हैं दोस्तों, ये रक्षा करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं उनको बचाया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए। तो इनमें इन चीज़ों का विश्वास है, ठीक है। अच्छा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन और अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसको मैं थोड़ा सा अभी बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, आर्बिट्रेशन को। इसमें एक छोटी सी बात है, बस वो पढ़नी है हमें, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं टॉपिक देख लेता हूँ इनर लाइन ऑफ परमिट के बारे में, आईएलपी। देखो मेघालय आईएलपी की डिमांड कर रहा है, इनर लाइन ऑफ परमिट। यार ये ब्रिटिश के टाइम का, ब्रिटिशर जो थे ना, जो भारत के अंदर थे, तो ब्रिटिशर के टाइम का ये क्या था दोस्तों, आपका ये कानून था। और अभी भी उत्तर पूर्वी भारत जो है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, उसके कुछ राज्यों के अंदर में अभी भी लागू है, वर्तमान में भी ये लागू है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा, अभी भी ये वहाँ पर लागू है, ठीक है। कौन सा, क्या चीज़ लागू है, आपका इनर लाइन ऑफ परमिट जो है वो लागू है। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कुछ और भी राज्य जो डिमांड कर रहे हैं, मेघालय डिमांड कर रहा है कि ब्रिटिश एरा का, यार ब्रिटिश अंग्रेज लोग जो थे ना, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्राउन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंग्लैंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऊट पटांग कानून बनाते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो आज भी भारत के अंदर में चल रहे हैं, और आईएलपी, इनर लाइन ऑफ परमिट, भी उसी में से एक है। इनर लाइन ऑफ परमिट का मतलब क्या है कि मान के चलो किसी राज्य में आईएलपी, इस एरिया में आईएलपी लागू है ना, तो इस एरिया में आईएलपी है, तो कोई बाहर से किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति, किसी दूसरे स्थान का व्यक्ति अगर यहाँ आना चाहता है घूमने के लिए, या कुछ भी रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए आना चाहता है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसको क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, आपका उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो आ सकता है घूमने, तभी वो यहाँ पे आके रह सकता है, कारोबार कर सकता है, जो भी करना है। तो इनर लाइन ऑफ परमिट यही होता है कि अगर आप इस एरिया में जाना चाहते हो तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने तो क्यों किया था, अंग्रेजों ने तो किया था कि अंग्रेजों का जो इंटरेस्ट है, ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है, क्राउन का इंटरेस्ट जो, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। बाद में भारत सरकार ने इसको ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने इस कानून को झोंका तो रखा कि ठीक है भैया, आईएलपी जो है आपको हम क्या रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। आईएलपी का फुल फॉर्म है इनर लाइन ऑफ परमिट। ये जो इनर लाइन ऑफ परमिट है, इसके अंदर में क्या होता है, इंडियन सिटीजन को अलाउ कर लिया जाता है कि जिन जिन राज्यों में इनर लाइन ऑफ परमिट है, वहां पर आप जाओगे तभी जाओगे जब आपके पास आईएलपी परमिट होगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। द सिस्टम इज इन फोर्स टुडे इन द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अभी 3 राज्य जिसमें लागू है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दिस वन, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका ये लागू है आज भी। उसके बाद में नागालैंड में लागू है ये, और मिजोरम, रम बोला है गम, ठीक है, खांसी में भी उत्तम, लेकिन अब तो जाने वाला है इसका मौसम, ठीक है। तो रम 1, 2 और 3 राज्यों में अभी भी लागू है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, और उसके बाद में आपका मिजोरम। लेकिन मेघालय इसकी डिमांड कर रहा है, कह रहा हमें भी चाहिए, ठीक है, हमें भी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आईएलपी लागू हो, कि बिना परमिशन कोई बाहर का आदमी यहाँ ना आ सके, वगैरह वगैरह। तो ये लोग भी आईएलपी चाहते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो, मैंने बताया ना आपका, एक कॉलोनियल टाइम का कानून है यार, ठीक है। ब्रिटिश अंग्रेजों ने इस कानून को लागू किया था भारत में। तो अंग्रेजों ने कौन सा कानून बनाया था, पता है आपको? उन्होंने कानून बनाया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। उन्होंने वो कानून बनाया था, ठीक है। ब्रिटिश ने कानून बनाया था, क्यों? टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री एंड रेगुलेटिंग द स्टे ऑफ आउटसाइडर इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। हम ये चाहते थे किसी एक डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर में बाहर के लोग जो है वो एंट्री ना मार पाए, ठीक है, बाहर के लोग जो है वो एंट्री ना मार पाए। वो जब ये लोग यहाँ पे आए, तो मतलब डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर में जो आउटसाइडर लोग आए, अगर वो आके यहाँ पे रहें, यहाँ पे स्टे करें, तो अल्टीमेटली क्या हो, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए हम ये करना चाह रहे थे, ठीक है। दिस वॉज टू प्रोटेक्ट द क्राउन ओन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। ये चाहते क्या थे कि वो जो ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो अंग्रेजों के फायदे के लिए काम किया था। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का मतलब क्या था? इंडियंस। हम उस समय अंग्रेजों के अधीन थे ना, तो हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स आते थे। दिस वॉज टू प्रोटेक्ट द क्राउन ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन। मतलब क्या था? भारतीय लोगों को इन इलाकों में व्यापार करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया था, ठीक है, ताकि ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। अब इसके बाद में तो यार इस कानून का कोई मतलब बनता ही नहीं ना। आप सोचो, आईएलपी का कोई मतलब बचता है? नहीं बचता।
लेकिन फिर भी आईएलपी जो है आज भी लगा हुआ है, आज भी सरकार आईएलपी को चलाता है दोस्तों, ठीक है। आज भी आईएलपी लागू है, और आईएलपी का मतलब क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए, किन स्टेट में लागू है, क्या होता है, ब्रिटिश एरा कानून है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। आईएलपी इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना कौन इशू करता है, राज्य सरकार इशू करती है इसको। It can be obtained after applying either online or physically. It state that date of travel and also specific the particular areas in the state which the ILP holder can travel to. वो पहले आपको बताना पड़ेगा आप राज्य में क्यों आए हो, क्या पर्पज़ है, कहाँ जाओगे, कितने दिन रुकोगे, वगैरह वगैरह सारी बात। रूल फॉर फॉरनर, एन ALP इज ऑल्सो ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। इन मणिपुर नो परमिट इज रिक्वायर्ड बट दे नीड रजिस्ट्रेशन। मिजोरम में नो परमिट रिक्वायर्ड, ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, इनकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डोमेस्टिक है तो आईएलपी लेना पड़ेगा, बाहर का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से कानून है। तो इस पर टॉपिक का मतलब क्या है, आईएलपी के बारे में पता होना चाहिए। इनर लाइन ऑफ परमिट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, किन किन राज्यों में लागू है, कौन कौन से राज्य जो उसकी डिमांड कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही आप कर लोगे बहुत है, यूपीएससी इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगी, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके कुछ कानून बने हैं, ठीक है, और वो कानून किसके ऊपर है, रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर क्या है दोस्तों, देखो कई बार क्या होता है धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और उस धर्म परिवर्तन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या होता है दोस्तों, शादी। कई बार सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ऐसी गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाने के लिए यूपी के अंदर एक कानून पास हुआ है जिसका नाम है यूपी अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, अध्यादेश पास हुआ था नवंबर के अंदर में, तब की बात है। तो यूपी के कैबिनेट ने उस समय एक ऑर्डिनेंस को क्लियर किया था जिससे रिलीजियस कन्वर्जन को बैन किया गया था। अगर मैरिज विवाह के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ विवाह के पर्पज से अगर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या था, बैन लगाया गया था, भाई नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। द न्यू लॉ विल पुट द onus ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव द कन्वर्जन वॉज नॉट फॉर मैरिज। अच्छा कई बार क्या होता था, कोई व्यक्ति ने मान लो कर लिया, ठीक है, मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है, ठीक है, और ये बात अगर आप प्रूव करना, ये बात प्रूव करना, ठीक है, उसी के ऊपर रहेगा, डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे कि नहीं भाई ये शादी के लिए नहीं किया तो नॉर्मल किया, किसी के दबाव में आके नहीं किया। आप समझ पा रहे हो ना, कई बार क्या होता है सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराए जाते थे। उस प्रथा को बंद करने के लिए, उस चलन को बंद करने के लिए यूपी की सरकार ने एक कानून पास किया है। लेकिन चलो ठीक है, कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म परिवर्तन केवल मैरिज के लिए नहीं हो सकता है, फेथ की वजह से हुआ, तो वो साबित करने की जिम्मेदारी रहेगी किसके ऊपर दोस्तों, आपका डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है, सही है। चलिए तो ये किसने किया है, देखो ये विन डीजल साहब ने किया है। इंडिया मानना है कि एक मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी है, मल्टी कल्चरल कंट्री है दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे सेक्ट के लोग, बहुत सारे बिलीफ के लोग भारत में पाए जाते हैं। सो देर इज ऑफन ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉलोअर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। अब ऐसा होता है कि जो अलग अलग धर्म के फॉलोअर हैं ना, इनके बीच में अलग अलग ओपिनियन होती हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं इनके बीच में। रिलीजियस कन्वर्जन बाय फोर्स और कॉन्फ्रेंस इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ न्यू रिलीजन। कन्वर्जन किसे कहते हैं कि आपने एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रीवियस रिलीजन्स ऑफ द कन्वर्टेड पर्सन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस जिसको नाम दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 एंड ट्राई टू स्टॉप द फोर्स कन्वर्जन। इसके माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि जो कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है कि फोर्स कन्वर्जन जो है, विवाह के चक्कर में, शादी के चक्कर में जो कन्वर्जन हो जाता है उसको क्या किया जाए दोस्तों, रोका जाए, ठीक है। इसकी मुख्य जो है वो क्या कहते हैं, की टेक अवे क्या है दोस्तों, चाबी छीन लेना। क्या क्या है इसमें, चाबी छीन लेना। पहला, द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 रिकमेंड्स, कह रहा है कि 1 से 5 साल की तो इम्प्रीजमेंट है अगर जो एक्यूज्ड व्यक्ति है, जिस पे आरोप लगा है कि भाई इसने शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन कराया है, तो अगर वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि अगर जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ शादी या किसी प्रकार का लालच दे के कराया गया है, तो अगर ऐसा हुआ भाई साहब तो 1 से लेकर 5 साल की सजा भी है आपको। लेकिन यदि महिला SC ST से है या माइनर है
तो उस केस के अंदर में दोस्तों आपको सज़ा 3 से लेकर 10 साल की, कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की सज़ा। तैयार हो जाओ, कई लोगों ने किया हुआ है ऐसा, ठीक है, कई लोग इस चक्कर में हैं, समझ रहे हो ना। तो बता रहा हूँ, अगर आप इन चक्कर में हो तो गड़बड़ हो सकती है। सुधी, बात समझ रहे हो मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, द नोटिस पीरियड कह रहा है कि द नोटिस पीरियड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द रिलीजियस कन्वर्जन हैज बीन डबल्ड टू द 2 मंथ फ्रॉम द अ मंथ इन द अर्लियर ड्राफ्ट। पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अपनी आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। एम क्या है दोस्तों, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य यही है कि धार्मिक धर्म परिवर्तन को बचाया जा सके। फ्रॉड तरीके से जो धार्मिक परिवर्तन कराते हैं शादी का या किसी प्रकार के, अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, किसी प्रकार का गलत तरीके के अल्यूरमेंट इंड्यूसमेंट दे के, गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी धर्म के बारे में कि भाई ये धर्म ज्वाइन कर लिया तो आपको स्वर्ग मिलना निश्चित है। अब कई बेचारे भोले आदमी होते हैं, वो सोचते हैं यार स्वर्ग मिलेगा, वो बेचारे छोड़ देते हैं अपने धर्म को और इस धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर ऐसी अल्यूरमेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देके आप किसी धर्म को परिवर्तित कर रहे हो, किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कर रहे हो, तो उसको रोकने के लिए दोस्तों ये सब किया गया है, ठीक है। पेनल्टीज देखो, पेनल्टीज है, अगर आपने किया तो जेल तो है ही है, ठीक है, साथ साथ में आपको दोस्तों फाइन भी लग सकता है। अगर माइनर वुमेन है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से वुमेन है तो मैंने बता दिया, फाइन 15,000 से बढ़ के 25,000 हो जाएगा और सजा का प्रावधान कितना है, 10 साल का हो जाएगा। तो ये है। द ऑर्डिनेंस ऑल्सो लेज डाउन स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस प्रकार से जो मास धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं, उन संस्थाओं के जो सर्टिफिकेट है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मत करवाना अगर आप में से कोई करवा रहा है तो। वाई दिस हैज़ बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ, अब ये जो कानून है ये कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है, देखो। दिस ऑर्डिनेंस केम्स डेज आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड इन द वर्डिक्ट सलामत अंसारी और प्रियंका खारवार केस दैट द राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस वॉज अ पार्ट ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट। देखो, सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि कौन किसको अपना लाइफ पार्टनर है चूज करना चाहता है, ये उसका फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। द वर्डिक्ट ऑल्सो सेड अर्लियर कोर्ट रूलिंग दैट रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज वॉज अनएक्सेप्टेबल वॉज नॉट गुड इन लॉ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ धर्म के, अब हो सकता है ना, मैं मान के चलो किसी व्यक्ति, दोनों प्रेमी हैं, दो प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी युगल हैं, इनकी कई दिनों से चल रहा है, सेटिंग चल रही है, मामला चल रहा है, तो अभी शादी करना चाहता है, लेकिन आज शादी के लिए इसको धर्म परिवर्तन करना है, लेकिन दोनों की सहमति है, ये भी सहमत है और ये भी सहमत है। अब ऐसे में अगर इस बात को इसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो धर्म परिवर्तन करना पड़ता है ना, एक आदमी कर लेता है अपना धर्म परिवर्तन, तो ऐसे में तो गलत नहीं है ना। तो वहाँ पर इस धर्म को क्या किया गया, कंट्रोवर्शियल ठहराया गया है। फार्म्स लॉ, ये फार्म्स लॉ वो नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये राजस्थान के अंदर एक फार्म्स लॉ की बात है, राजस्थान के अंदर कुछ फार्म्स बिल की बात है। राजस्थान असेंबली टेबल्ड 3 बिल टू निगेट द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल न्यू फार्म लॉ क्लियर्ड बाय द पार्लियामेंट इन द सेप्टेम्बर। देखो, जो केंद्र सरकार ने 3 फार्म बिल पास किए हैं, ठीक है, आपको पता है कौन से चल रहे हैं, अभी नवंबर की न्यूज़ थी, तो उसके प्रभाव को नल करने के लिए राजस्थान ने 3 फार्म बिल पास किए थे, ऐसे पंजाब ने भी किए हुए हैं ठीक है, ऐसे पंजाब ने भी किए हुए हैं। डिटेल क्या है, पहला, गवर्नमेंट ने कौन सा कानून इंट्रोड्यूस किया है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020। दूसरा किया द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस राजस्थान अमेंडमेंट बिल। मतलब वही बिल तो वही 3 है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें क्या किया, थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। बिल में बात तो वही है सारी की सारी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्या किया हुआ है, बदलाव किया हुआ है, ठीक है। ब्रीफिंग द बिल, थोड़ा थोड़ा बिल के बारे में समझ लो, हल्की हल्की जानकारी ले लेते हैं 100 ग्राम की, ठीक है। पहला बिल जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इट अलाउज फार्मर टू सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज विदाउट पेइंग द स्टेट टैक्सेस और फी। क्या कह रहा है कि एक जो किसान है ना, वो अपनी एपीएमसी अपनी मंडी से बाहर भी ले जाके कहीं भी बेच सकता है, ठीक है, बिना उसको राज्य में कोई राज्य का जो कोई टैक्स या कर उसको नहीं देना, वो बाहर भी जाके क्या कर सकता है, उसको पे कर सकता है, ठीक है, बेच सकता है।
दूसरा कह रहा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। ये कह रहा है इट फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, अरे मतलब है वही, बट थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव कर दिया राजस्थान ने अपने हिसाब से। ठीक है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ फियर्स प्रोटेस्ट बाय द फार्मर। देखो अभी जो पंजाब और हरियाणा में जो प्रोटेस्ट हुई थी ना, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान ने जो मतलब जिनमें बीजेपी नहीं थी ना, उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई जिनमें बीजेपी नहीं है ना उनमें ऐसा कर देते हैं, तो इन्होंने ऐसा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो द 3 बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान आर सिमिलर टू द अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पंजाब अनदर कांग्रेस रूल्ड स्टेट। अब राजस्थान में भी कांग्रेस है, पंजाब में भी कांग्रेस है, जैसा पंजाब ने किया ऐसा ही राजस्थान ने बिल पास कर दिया। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हो। अब ये मुद्दा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को नहीं पता होगा, इसके बारे में सब बच्चे जानते हैं, आराम से जानते हैं, क्योंकि ये मुद्दा पूरा डिटेल में है, आप लोग सब ने पढ़ा भी है, इतने दिनों से चर्चा में चल भी रहा है। तो आज वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पुरानी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता भी है, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ के आप मेरे साथ अनअकैडमी के कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप यूपीएससी सीएससी अपना गोल जाके चूज़ करेंगे। यहाँ पर जीएस, यहाँ पर ऑप्शनल, और यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं कॉम्बो की। अगर आपको कॉम्बो लिंक ज्वाइन करना तो मैंने आपके टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम पे मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है, वहाँ पे जाइए। मेरा टेलीग्राम है t.me सुमित राठी यूपीएससी, इस नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा t.me सुमित राठी यूपीएससी, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा कॉम्बो का। किसी बच्चे को अगर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो जाइए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए बाय यूजिंग माय कोड। मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित10। सुमित10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, फटाफट जाइए इसको आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये दोस्तों हमारे फीस है कोर्स की, जीएस के कोर्स की 1 साल 2 साल 3 साल की फ़ीस है। ये ऑप्शनल का कोर्स है जिसकी फ़ीस ये 1 साल 2 साल 3 साल की है। तो आप जाएंगे फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, याद रखेंगे मेरा कोड क्या है, सुमित10। सुमित10 कोड का आप यूज़ करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ साथ में दोस्तों आप देखो कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कॉम्बो है आइकॉनिक का, ये कॉम्बो है दोस्तों किसका, आपका प्लस का। कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। बात याद रहे आपको, कोड मेरा क्या है, सुमित10। जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे आपको एक ही कोड यूज़ करना है, दैट कोड इज़ सुमित10। सुमित10 कोड आप यूज़ करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आज ही है, कल से डिस्काउंट 5% कर रहे हैं। ठीक है, तो जाइए जिसको भी ज्वाइन करना है आज ही जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं सुमित10 कोड सुमित10 ही रहेगा, सुमित5 नहीं हो रहा, गुमराह मत करो। तो कभी भी ज्वाइन करो, कितना भी डिस्काउंट रहे, कोड अपना क्या रहेगा दोस्तों, सुमित10। ठीक है। हाँ साक्षी, अभी जो भी क्लास होगी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।